हेलो, नमस्कार। मैं सविता सिंह आज जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से आयोजित कृष्णा सोबती श्रृंखला की शायद 13वीं कड़ी में मैं बोलने जा रही हूँ। कृष्णा जी पर बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम होना बाकी है। मेरा अपना जो इंगेजमेंट, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट या लिटरेरी इंगेजमेंट कृष्णा जी के साथ शुरू हुआ वो तब जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी और हिंदी में मैंने लिखना ऑफकोर्स शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे हिंदी साहित्य में जो इस तरह के लोग थे जिनके नाम थे, जिनकी शोहरत थी, उनकी चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया था। कृष्णा जी की कहानियाँ इधर उधर मैंने पढ़ी, लेकिन जब मैंने उनकी नॉवेला मित्र मरजानी को पढ़ा तो मैं बहुत चौंकी और बहुत सोचने लगी। एक तो कृष्णा जी के बैकग्राउंड को ठीक से समझने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ऐसे पात्र जैसे मित्रों जैसे पात्र बहुत आसानी से नहीं गढ़े जा सकते। उनकी सत्यता, ऐसी चरित्र की सत्यता समाज में होती है और उसको लिटरेरी ढंग से जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो बेबाकी, जो भीतर की स्वतंत्रता चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे ये लगा कि अंदर से ये स्त्री, ये कृष्णा सोबती जिसका नाम है, ये लेखिका अंदर से एक बहुत ही स्वतंत्र, स्वायत्त व्यक्तित्व है। और यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि मैं उस वक्त एक आर्टिकल लिख रही थी, नोशन ऑफ फेमिनिन सेल्फ। तो वो लंबा काम था और अभी भी चल ही रहा है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद कुछ समय के बाद मैं गई उनसे मिलने और उनको मैंने बताया कि मेरी ये रुचि है इसमें। तो अब मेरा रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे से मिली। मैं और पंकज जी, हम लोग दोनों उनके घर गए। आई एम इन अ रिकॉर्डिंग। और हम लोग उनके साथ बैठे, चाय वाय पिए। ये तो सभी को मालूम है कि कृष्णा जी एक बहुत अच्छी होस्ट थी और उनको ये उनके लेखन, उनका जो लेखकीय व्यक्तित्व था, जो सेल्फ था, उसका ये हिस्सा था कि कैसे वो लोगों से मिलती हैं, किस तरह से गुफ्तगू करती हैं, उसमें कैसी बातें वो ले आती हैं, उसमें संस्मरण होते हैं। अपने पिता को बहुत याद करती थी। जब भी मैं उनसे मिली अपने पिता को बहुत याद करती थी। मुझे लगता है कि वो उनसे बहुत प्रभावित थी। मेरा ख्याल है कि पिता से नहीं, पिता की जो स्थिति थी, एक पुरुष की जो स्थिति होती है समाज में, स्त्रियों से ज़्यादा स्वतंत्र होने की, ज़्यादा स्वायत्त होने की, उससे वो प्रभावित थी, मुझे ऐसा लगता है अब। तो एनीवे ये सब बातें होती रहती थी। मैंने फिर कृष्णा जी से उनके पात्रों के बारे में बात करना शुरू किया, क्योंकि आज जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ उस पात्र का नाम है पाशो। ये कृष्णा जी का डार से बिछड़ी हुई नॉवल एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉवल है। मेरे हिसाब से किसी भी तरह से मित्रों मरजानी से कम साहसिक काम ये नहीं है। मैं बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि अब तो उनको मैं रीड कर रही हूँ। एक ये सब बताने के पहले मैं ये एक और बात आप लोगों को बताऊं कि कृष्णा सोबती जिनको स्वतंत्रता इतनी प्रिय थी, जो एक मॉडर्न दिमाग रखती थी, इसीलिए उनके पात्र भी उसी तरह के होते थे। कृष्णा जी का एक और नवेला जो है ऐ लड़की, जिसमें मैंने लिखा है, ये सभी पात्र जो कृष्णा जी के हैं वे वैसे पात्र नहीं हैं जो समाज में बहुत मिलजुल करके संतुलन बना के जीते हों। ये सब बहुत रिबेलियस किस्म के कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने कैसे इनको चुना और कैसे वो कहती रही कि वो स्त्रीवादी नहीं है, ये मेरे लिए गुत्थी बनी रही। उसका भी सोल्यूशन मैंने खोजा है अपनी राइटिंग में, जो मैं उन पर कर रही हूँ,
कि क्यों ऐसा वो कहती थी। शायद आज समय हुआ तो मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन अभी मैं इस किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ, डार से बिछड़ी हुई। ये जो नॉवल है, नोवेला है, ये भी नोवेला ही है मेरे हिसाब से। तो इसमें किताब में पहले पन्ने से ही शुरुआत होती है, उसका एक हिस्सा मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस लड़की जिसका नाम पाशो है, जो मुश्किल से 10-12 साल की लड़की है, 12-13 साल की लड़की है, जिसकी माँ उसको छोड़कर, ये खत्री परिवार की कथा है, छोड़ करके और शाहों के परिवार में चली जाती है, और मतलब किसी से जिससे वो प्रेम करती है, शाह जी से, उनके घर भाग कर चली जाती है। चूँकि जो हमारा पश्चिम, जो हमारा साउथ एशिया है, वहाँ पर धर्म और जाति, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जेंडर के अलावा, जिससे पितृसत्ता की संरचना होती है इस रीजन में। और ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो उस संरचना के नींव में हैं, यानी उनको बड़ी सख्ती से लागू किया जाता है और वो बड़ी सख्ती से काम कर रहे होते हैं इस पितृसत्ता को बनाए रखने में। तो अगर खत्री परिवार या हिंदू परिवार की लड़की मुसलमान परिवार में भाग कर चली जाती है, तो वो एक तरह की मौत की तरह है, इट्स लाइक डेथ। वो बेटी हमारे लिए मर गई, उसको याद करना भी एक महान दुख को भोगने जैसा है। वो स्त्री जो अपनी बेटी जिस पाशो, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसको छोड़कर भाग जाती है। नतीजा ये होता है कि अपने नाना नानी के परिवार में ये रह रही है, और इसके 3 मामा हैं, 3 मामियाँ हैं, नानी है, ये जितने भी लोग हैं सब इसकी पहरेदारी करने लगते हैं। इसके एक एक मूवमेंट को ये लोग वॉच करते हैं, और शायद ही कभी इसको सांत्वना मिलती हो कि नहीं ठीक है ये हो। हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि ये भी भाग जाएगी अपनी माँ की तरह ही। और इसीलिए पग पग पर इसको यही सुनाया जाता है, इसकी माँ के बारे में जो बातें कही जाती हैं, इससे इसका बचपन जैसे बुलेट्स जिस तरह से किसी व्यक्ति को बींध देते हैं, उसी तरह से ये रोज़ पल पल बिंधती रहती है। हर वक्त इसको अपनी माँ के बारे में ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं जैसे कि वो एक दुस्वप्न हो। और ऐसी स्थिति में ये लड़की बढ़ रही है, पल रही है। बहुत ही रूखा इसके साथ व्यवहार होता है, लेकिन इस लड़की के भीतर अपने शरीर को लेकर, अपने सौंदर्य को लेकर एक आत्मविश्वास है, जिसकी वजह से ये जो बाहर जो भी खटपट चलता रहता है, उस सबको नज़रअंदाज करती हुई अपने भीतर के सौंदर्य को चुपचाप जीती है। ये जो कैरेक्टर गढ़ती हैं, उसका जो भीतरी संसार है, उसको वो बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सचेत ढंग से उसको उभारती हैं या उसको रचती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पितृसत्ता चाहे जितनी भी कड़ाई करे, स्त्री जो अभी तक बची हुई है, उसका कारण यही है कि उसे अपने अंदर एक आत्मविश्वास है कि उसका अपना सौंदर्य है, उसकी अपनी शक्ति है, और वो उसमें विश्वास करती है। जिस दिन वो उसमें विश्वास करना छोड़ देगी, उसी दिन वो पितृसत्ता के द्वारा मार दी जाएगी, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका शुरू का एक पैराग्राफ में पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ किस तरह से इस नावल की शुरुआत होती है। और इस बड़ी हो रही लड़की के भीतर एक सीक्रेट
जिसे कहते हैं एक छुपा हुआ विश्वास है कि वो सुंदर है, कि वो संसार में जी सकती है, जीने के लायक अपने को बना सकती है। और जीना एक अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, मृत्यु से तो कहीं बेहतर है। कब किसी भी पल इस नावल में आप नहीं पाएंगे कि ये जो पाशु है, जो पूरे नावल में बड़ी होती चली जाती है, कहीं भी बहुत दुखों में ये जाती है, कभी भी इसने मरने को नहीं सोचा। हमेशा सोचा कि इस स्थिति से वो कैसे निकले। कहने का मतलब कि ये जो नावल है, नोवेला, ये स्त्री के भीतर की जो जिज्ञासा है, जो शक्ति है, उसके बारे में है। ये पितृसत्ता भी स्त्री को नहीं मार सकी है और न मार सकेगी। ये जो नावल, ये जो आशावाद है इस नावल में, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी धाती की तरह है। और इसको मैं पढ़ती हूँ, लोगों को पढ़ाती हूँ और बहुत सोचती हूँ। मुझे सचमुच हैरानी होती है कि कृष्णा जी क्यों कहती थी कि वो स्त्रीवादी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो चाहिए स्त्रीवादी लेखन के लिए, वो सब इनकी राइटिंग में मौजूद है। तो ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहती हूँ वो ये है। घड़ी भर पहले चाहती थी कि मैं कहूँ सब मर खप जाएं, न कोई जिए न जागे, मैं मरूं तो सबको ले मरूं। इस अभागी के ही जीने के लेख बिसर गए, तो कोई और क्यों जिए क्यों जागे। पर कौन होती थी मैं अपने दुर्भाग्य से हरी भरी बेलों को जला देने वाली। कौन होती थी मैं दूध भरी झोलियों को सुखा देने वाली। कौन होती थी मैं भरी भराई लाड सनी झोलियों को दहला देने वाली। मालिक के किए जब सब हरी भरी, जब हरी रही हो मेरी झोली, हरी रही मेरी झोली, तो क्यों न लोग जहान फले फूले, क्यों न अपने पराए जिए जागे, हंसे खेलें उनकी भरी पूरी गृहस्थियाँ, जिन्होंने बाहें बढ़ा मुझे कर्म जली को अपनी डार से मिला लिया था। सब जिए कह रही है। पर जो मैं थी वह क्या फिर, जो मैं थी क्या वह फिर लौट आई हूँ। भरे उठान अकड़ कर आँखों से रंगीन डोरे बिखेरते राह पर से चली जाती, ठहरने को न कपड़ा ठहरता न नज़र, और बाहें किन्हीं प्यासी गलबहियों सी हर अंगड़ाई के संग उठती खिलती और अपने में सिमट जाती। शाह आलमी से जब तिल्ले वाली नोकदार जूती पहने कुंभनियों वाला लंबा परांदा झूलाते निकलती, तो आवाज़ें सुन सुन मुस्कुराती। तो उसके अपने परांदे, उसकी अपनी खूबसूरती और उसको अपने को दर्पण में देखने की इच्छा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं और वो इसी में लिप्त है। पीठ पर उसके मार पड़ रही है, उसको कमरे में बंद कर दिया था। कई बार ऐसा हुआ। एक बार तो उसके ऊपर ये लांछन लगा कि करीम नाम के एक लड़के को उसने अपना एक रुमाल दे दिया, जिसकी वजह से शायद उस कस्बे में बदनामी हो रही है, जिसके कारण इसके मामा ने इसको एक कमरे में बंद कर दिया था और एक तरह से इसकी सज़ा हुई थी। लेकिन उसमें भी जब वो पड़ी रही भूखी प्यासी, तो ये सोच रही थी कि मैं कब बाहर निकलूंगी इस कमरे से और कब आईने में अपना चेहरा देखूंगी। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस नावल का, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इतने ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ, यानी कि फेमिनिन सब्जेक्टिविटी जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, उसका नावल है ये। उसके स्ट्रेंथ का नावल है, उसकी जो शक्ति है स्त्री की, उस पर ही आधारित है नावल। तो कहानी में होता क्या है कि जब इसे बहुत मार पड़ती है और मामा लोग उसको बहुत यातना देते हैं, तो एक रात ये निकलती है अपने घर से और जिस कस्बे के जिस हिस्से में इसकी माँ रहती थी अपने नए पति के साथ, उसके घर चली जाती है। और जिसके लिए हमेशा इसको चिताया गया था कि उधर मुड़ के भी नहीं देखना है, उधर कभी नहीं जाना है, उधर वो मुँहजली रहती है, उधर वो फलाना रहती है, ढिमकाना रहती है। लेकिन इसको अपनी माँ की याद सताती है। और ये जब बहुत छोटी थी, जब माँ इसको छोड़ के गई थी, खोजते खोजते चली जाती है रात में और दरवाजे पर दस्तक देती है।
इसको अंदर ले जाया जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता है कि इस बच्ची ने ये हिम्मत की। यानी जब इसको अब घर के अंदर ले जाया जाता है तो माँ देखती है, दोनों मिलकर बहुत रोती हैं। और जो इसका पिता है, माँ का नया प्रेमी और पिता, वो भी इसको बहुत डांट देता है, बहुत हाथ पे सर पे हाथ वगैरह फेंकता है, कहता है इसको ठीक से खिलाओ पिलाओ, इसको देखो। दूसरे दिन इसकी माँ देखती है कि इसकी पीठ पर मार के दाग पड़े हैं, और उससे उसको ये अंदाज़ा होता है कि शी इज़ अ बिग ट्रबल। अब यहाँ आई है तो ये मेरे तीनों भाई यहाँ भी आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे। मेरे लिए तो जो किया सो किया, अब इस बेटी की वजह से भी होगा। और ऑलरेडी उसका एक बेटा है शाह से, तो अब बेटे के लिए भी परेशान हो जाती है कि कहीं इसकी वजह से बेटे के प्रति भी नफरत न जग जाए उन लोगों में, मार काट न मच जाए। तो आशंकाओं से घिरी हुई माँ इस बेटी को ठीक से प्यार नहीं कर पाती है, और वो चाहती है कि किसी तरह से इसको कहीं दूसरी जगह सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए। और एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि इसके मामा शाह जी के घर आ जाते हैं और बहुत गाली गलौज मारपीट की धमकियाँ वगैरह देते हैं। लेकिन उसके पहले ही शाह जी ने पाशो को एक ज़्यादा उम्रदार हिंदू दीवान के यहाँ घोड़े पर बैठा करके भिजवा देते हैं। ये तो बेमेल शादी तो है ही है, लेकिन ये लड़की जो अपने कुनबे से बिछड़ गई एक तरह से, क्योंकि इसको नानी हमेशा कहती थी कि तुम्हारी माँ ने क्या सोचा, क्योंकि अगर तुम अपने कुनबे से बिछड़ गई तो फिर पाँव नहीं रुकते, जीवन फिसलता हुआ कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। ये जो भय है ये पितृसत्ता का ही भय है, कि जो बनाए गए नियम हैं, जो रूल्स हैं जिससे कि ये व्यवस्था चलती है, अगर इसको आपने तोड़ा तो आपको महान दुख भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि तब ये पितृसत्ता बिल्कुल ही निर्मम हो जाती है। कहीं जगह नहीं है स्त्री के लिए। जो पुरुष के बनाए गए चौहद्दियों से अगर वो बाहर जाती है तो उसके लिए भयानक जीवन है। और इसीलिए इसमें यही बात बताई गई है कि पितृसत्ता कितना पावरफुल है और उसके बाहर का संसार कितना खतरनाक, कितना डरावना। और एक बच्ची के लिए तो वो बहुत ही हत्यारी हवाएं चलती रहती हैं, जिसमें उसको झुलस के मर ही जाना है। कहीं दया नहीं उसके लिए, कहीं कोई संरक्षण नहीं है। तो होता ये है कि ये चली जाती है दीवान जी के यहाँ, और वहाँ दीवान का पहले से परिवार रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी उम्र में, उसके लगभग पिता के बराबर उस दीवान की उम्र है, लेकिन वो उसको बहुत प्रेम करता है और उससे इसको एक बेटा होता है। लेकिन अचानक दीवान जी की मौत हो जाती है रात में एकदम, और इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बढ़ इस तरह से जाती है कि दीवान के ही जो रिश्तेदार हैं, अब वो चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता उनके पास चली जाती है, दीवान होने की सत्ता जो है उनके पास चली जाती है, तो वो इसको अपने अधीन लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और एक दिन दीवान का जो भाई है वो इसका रेप कर देता है, और जिसमें उस व्यक्ति की माँ यानी कि दीवान की चाची का भी सहयोग है। देखिए किस तरह से पितृसत्ता को स्त्रियां भी चलाती हैं। वही कहती है कि तुम जाओ मेरे बेटे के पास, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम नहीं जानती हो कि क्या करेगा। और ऑब्वियसली एक दिन जाना पड़ता है इसको, और उसके बाद इसका शरीर बिल्कुल पत्थर हो जाता है, इसका मन बिल्कुल टूट जाता है, अपने बेटे में भी इसकी रुचि कम हो जाती है। और एक दिन होता क्या है, अचानक इसको पता चलता है कि इसको कहीं और जाना है, उस घर से उसका अधिकार ख़त्म हो गया,
ये जो दूसरा व्यक्ति है उसका दीवान, बड़े दीवान का भाई, इसने इसको 85,000 या कुछ ऐसे मोहरों में बेच देता है एक और परिवार को, जिसमें 3 बेटे हैं और एक बाप है, कोई स्त्री नहीं है। ये अकेली उस परिवार में जाती है और उन लोगों की सेवा करती है। और ऑब्वियसली सेवा क्या करती है, हर तरह से सेवा इसे दी जाती है। और इसका जीवन एक, जैसे कहते हैं, एक रखायल का जीवन, मतलब इसका जीवन तब्दील हो जाता है। और उसका जो मंझला बेटा है उस परिवार का, वो इसको एक दिन ज़बरदस्ती घोड़े पर बैठा करके और लेकर के दूसरे शहर चला जाता है। वो चला जाता है दूर, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सिखों का युद्ध शुरू हो गया था। ये जो कहानी है इसके बैकग्राउंड में सिखों द्वारा लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई का जिक्र है जिसमें उन लोगों की हार होती है। और 1849 में ये अंग्रेज़ों का सिखों से युद्ध होता है और इसमें सिख हारते हैं, बहुत सारे सिख मारे गए हैं। तो ये जो जितने भी जवान सिख ये पुरुष थे वो सब उसमें शामिल थे जत्थों में, और सैनिक, वो सब सैनिक बन करके लड़ाई लड़ रहे थे। जब वो उसके साथ वहाँ रहने जाती है तो इसको, वो जब कैंपेन के लिए जाता है या वो जो टुकड़ियों का जो रूटीन है, सैनिकों की टुकड़ियों का रूटीन, उसमें शामिल होने जाता है, तो इसको बाहर से बंद करके जाता है इसकी सुरक्षा के लिए भी और इसको अपने कब्जे में इसको रखने के लिए भी। और ये ऑब्वियसली घर का सारा काम करती है, उसका खाना बना के रखती है, वो आता है तो खिलाती है और बाकी जो कुछ भी वो करता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो इसके प्रति फिर भी हिंसक है। हिंसा इसके जीवन से जाती नहीं है। सिर्फ वो जब दीवान की पत्नी बनकर कुछ 2-2.5 साल जो इसने बिताए, उसी में इसको जो सुरक्षा मिली सो मिली। बाकी सब जितना भी इसका जीवन है वो वायलेंस से भरा हुआ है, हिंसा से भरा हुआ है। और एक दिन ये जो मंझला बेटा है जो इसको लेके गया है शहर में, अमृतसर के पास, वहाँ पर वो मारा जाता है, जिससे बहुत सारे युवक मारे गए हैं। जब वो मारा जाता है तो एक तो वो शहर है जहाँ पर कभी निकली नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, कुछ जानती नहीं है, उसी एक आदमी से मिलती रही है। इसका आइसोलेशन इतना भयानक है कि वो मृत्यु के समान है। और अचानक नॉवल में ये बात आती है कि वो जगती है जब ये मारा जाता है और ये गश्त अंग्रेज़ सैनिक करने लगते हैं शहर में, तो ये अपने को पाती है एक अनजान परिवार में। जब ये उठती है और देखती है वहाँ नए नए लोग हैं और एक स्त्री इसकी सेवा कर रही है, और ये सोचती है कि भगवान अब कहाँ मैं आ गई, ये कौन से लोग हैं। लेकिन वहाँ पर इसको ठीक ठाक किया जाता है और वो जो उस परिवार में जो लड़का है वीर जी जिसको ये कहती है, वो इसको बहन की तरह मानने लगा है। लेकिन इसकी जो माँ है वीर जी की, ये चाहती है कि वीर इसके साथ संबंध बनाए ताकि एक संतान पैदा हो, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी जो जंग छिड़ी हुई है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मना कर देता है और एक दिन वो भी मारा जाता है। तो इस परिवार में भी वही अकेला लड़का था, वो मारा जाता है और अंग्रेज़ सैनिक आते हैं और पूरे घर को, इस घर को, नए घर को इसके तहस नहस करके इसको खींच करके ले जाते हैं छावनी में। और तब ये सोचती है कि अब शायद जीवन नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी इसको उम्मीद है कि जिस तरह से सभी जगह से निकली है यहाँ से भी वो निकल सकती है। और कहानी के अंत में ये है कि जो इसका भाई है, यानी कि शाह जी का बेटा, इसकी माँ से पैदा हुआ शाह जी का बेटा, वो इसको उस छावनी से उठाकर, क्योंकि वो भी सैनिक ही है, उठा करके और घर लेकर के आता है। और जब ये आंखें खोलती है तो वहाँ पर इसकी माँ है और उस परिवार की, शाह जी के परिवार में जो केयर टेकर जैसी हैं वो हैं, सभी लोग हैं। और तब ये कहती है कि अभी डार से बिछड़ी थी, अब मैं फिर से मिला दी गई।
तो सुरक्षा इसको कहाँ पर मिलती है? उसी परिवार में जिस परिवार के प्रति इसके मामा के परिवार में अब तक घृणा है। यानी कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लगातार एंग्जाइटी है और टेंशन है, और एक पितृसत्ता का जो घोड़ा है जिसको शाह जी के यहाँ से दीवान जी के यहाँ ले जाता है, दीवान जी के यहाँ से अमृतसर शहर ले जाता है, वहाँ से फिर वापस घोड़े, यानी कि एक पितृसत्ता के घोड़े पर ये सवार छावनी टू छावनी, छावनी टू छावनी, जगह हर जगह जाती है जहाँ पर इसका अपना अस्तित्व, जैसे कहते हैं लिक्विड है, तरल, कहीं सॉलिडिटी उसमें नहीं है। इस कहानी के अंत में भी मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर आती है अपनी माँ के घर में, तो वहाँ से तो उसको भगाया गया था, वहाँ भी वो अपने ट्राइब में आके मिलती है, अपने लोगों के बीच में है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कहानी को बुनने में किस तरह की बातें उनके मन में रही होंगी, किस तरह से उन्होंने इमेजिन किया होगा। ये एक तरह का काउंटर फैक्चुअल स्टोरी है। किस तरह से इमेजिन किया होगा कि अगर इस पितृसत्ता के कब्जे से, कंट्रोल से अगर कोई लड़की निकलती है तो कहाँ पहुँचती है। ज़्यादातर पुरुषों के नॉवल में आप पाइएगा कि वो शाले चली जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में वही एक अलग से जगह है। जबकि इसमें वो एक व्यवस्थित पितृसत्तात्मक घर में जाती है, उसके बाद एक और ऐसे ही घर में जाती है जहाँ पर इसका स्टेटस गिरता जाता है, और अंत में जब ये छावनी में पहुँचती है तब इसको लगता है कि शायद अब इसके लिए कोई घर नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। शायद वो घर जो इसके अंदर था, इसका अपना सौंदर्य, अपनी उपस्थिति, वो सब कुछ अब नष्ट हो जाएगा। तो इस कहानी से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आज मैं कृष्णा जी को इसलिए भी याद कर रही हूँ इस कहानी के ज़रिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक जीनियस माइंड है जो हर तरह से पितृसत्ता की हर सिचुएशन को कहानी के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही जिसको कहते हैं एक इंक्वायरी में डाल देती हैं, एक तरह की जैसे कि आप एक भविष्य जैसी कोई चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। काउंटर फैक्चुअल स्टोरीज जितनी भी होती हैं उसके अंदर एक फ्यूचर, एक भविष्य बुना हुआ रहता है। आजकल फेमिनिस्ट स्टडीज़ में बहुत ज़ोर शोर से एक नई विधा के तौर पर सोच विचार चल रहा है, लोग लिख रहे हैं, मैं भी लिख रही हूँ। उसको कहते हैं फेमिनिस्ट फ्यूचर्स। तो अगर मुझे इस किताब को एकेडमिक ढंग से कहीं प्लेस करना हो तो मैं वहाँ इसको प्लेस करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर युद्ध भी है, पितृसत्ता के जितने फॉर्म्स हो सकते हैं पावर के, वो सब यहाँ पे मौजूद है। एस्टैब्लिश्ड घर, रिलीजियस बाइफर्केशन, डाइवर्सिटी, अनमेल मैरिज जिसको कहते हैं, अरेंज, टोटली अरेंज मैरिज जिसमें लड़की का कुछ भी कोई सहमति नहीं है, उसकी शादी हो जाती है, इसको खुद पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, कौन इसके घोड़े पे लेकर के जा रहा है, कहाँ पहुँचेगी, शी डजंट नो एनीथिंग, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ये जा रही है। और जाते हुए जहाँ कहीं भी ये गई है, इसने अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की है। सबको खाना दिया, किसी का पाँव धोया, किसी के कपड़े ठीक किए, मतलब जो एक निम्नतम स्तर हो सकता है जीने के लिए ज़रूरी, वहाँ तक ये झुकती है, सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि इसको विश्वास है कि इसका जो अपना सौंदर्य है उसको जिलाए रखना चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए ये जीवन जीना होगा। और अपनी माँ के बारे में भी जब ये इमेजिन करती है तो उसको हमेशा एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में इमेजिन करती है अपनी माँ को, क्योंकि ये तो भूल चुकी है उसकी माँ कैसे दिखती थी या दिखती है। तो ये नावल मेरे लिए एक ऐसी स्त्री की एक ऐसी यात्रा के बारे में है
जिसमें वो अपने को लगातार खोज रही है, अपनी क्षमता को जांच रही है। मरने की स्थिति में वो क्या सोच सकती है वो इस नॉवल में है। मरने की स्थिति में मरने के लिए नहीं सोच रही है, हमेशा सोचती कि कैसे इस स्थिति को बेहतर बनाऊं, कैसे मेरे पास अगर कुछ भी अच्छाई है तो मैं वो दूं जिससे कि स्थिति ठीक हो जाए। और पुरुष इतने रुखे, इतने क्रूर और निर्मम है थ्रू आउट कि लगता है कि वाकई कैसे जिया जा सकता है सिस्टम में। और फिर आप देखते हैं, अपने को जांचते हैं, आप पाते हैं कि आपके जीवन में क्या बहुत दयालु और बहुत ही कंपैशनेट लोग हैं। आपको जांचना चाहिए कि मैं कैसे लोगों से घिरी हुई हूँ, कौन से लोग हमारे आसपास हैं, किन लोगों ने मेरे जीवन में क्या उनका अवदान क्या है, उन्होंने क्या मुझे दिया और मुझसे क्या लिया। और आप पाएंगे कि ये स्टोरी जो है, ये ऐसी स्टोरी है जो मौजूद है हर जगह। बहुत कम जगह से स्त्रियों को प्रेम या करुणा मिलती है, बहुत कम। हर स्थिति में उसको जूझना ही पड़ता है और जूझती हुई हुई हमसे जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पूरा का पूरा जीवन स्त्री एक हाहाकार में, एक ऐसी उम्मीद में कि ये हाहाकार खत्म होगा, ये स्थितियाँ बदलेंगी, एक स्थायित्व मिलेगा, एक सुंदर जीवन बन पाएगा, इसमें ही गुजरता है। तो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया अपने इंटरप्रिटेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी दहलाएगी, आपको डराएगी नहीं, दहलाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम क्यों इतने क्रूर हैं, और ख़ास करके स्त्रियों के प्रति हमारी क्रूरता क्यों इतनी बढ़ जाती है। हम क्यों और सभ्य नहीं हो सकते? हमारे अंदर करुणा है, हम सबके भीतर, उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते एक सुंदर समाज बनाने के लिए? क्यों कोई लड़की सड़क पर नहीं चल सकती? क्यों वो अपने माता पिता के द्वारा बनाए गए घर के बाहर असुरक्षित है? ये सब बातें हैं जो अब भी आज भी स्त्रियों को संतप्त किए हुए। इतना ज़्यादा हिंसा स्त्रियों के ऊपर लादा जा रहा है और किया जा रहा है, उनके प्रति ऐसा भाव लगातार बना हुआ है समाज में कि हम उसको तभी नोटिस करते हैं जब विभत्स ढंग से उनका सामूहिक बलात्कार होता है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उनकी जीभ काट ली जाती है, उनको गाड़ी से, बस से बाहर नीचे पुल के नीचे फेंक दिया जाता है। जब ऐसी स्थिति आती तभी हम नोटिस लेते हैं, जबकि लगातार यही वायलेंस, यही हिंसा चलती रहती है स्त्रियों के खिलाफ। तो कृष्णा सोबती हमारे लिए अपने समय की अद्वितीय लेखिका इसलिए भी हैं कि वो सारी बातें कहती हैं जो सच है। इनके फिक्शन में सच का पुट ज़्यादा है और उसका सच का जो भयावह रूप है वो ज़्यादा है। और इनके चरित्र कभी झूठे नहीं लगते मुझे। वो कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं लेकिन वो झूठे नहीं लगते, यानी कि वो सत्य के आसपास घूमती रहती हैं। इसलिए मुझे इनका लेखन बहुत प्रिय है। कृष्णा जी से मेरी कई मुलाकातें हैं और उन मुलाकातों में मैंने हमेशा पाया कि उनके अंदर जीवन का रहस्य भरा हुआ था और वो धीरे धीरे अपने लेखन में उसको लेकर आती थी। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे सुनने आए और कभी मौका मिला तो मैं जो बड़े फलक पर उन्होंने अपने बड़े नॉवल जिंदगी नामा जैसी किताब लिखी उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि निश्चित तौर पर कृष्णा सोबती का माइंड, का दिमाग, का विवेक, उनका लेखक ये विवेक बड़ा था। और मैं तो ये नहीं कहती, मेरी मेरे मन में आलोचना भी है, जैसे मित्र मरजानी को लेके भी है। इस नावल में भी मैं कहती हूँ कि उसका अंत डिफरेंट होना चाहिए था। ये सब तो चलेंगे कि सब तो एकेडमिक बातें करनी, लेकिन जो सवाल उठा देती हैं, जो दृश्य रच देती हैं,
वो ऐसा नहीं है जिसको आप यूं ही देखकर गुजर जाए। अगर आप संवेदनशील हैं और स्त्री के प्रति संवेदनशीलता है तो आप मित्रों मरजानी, ऐ लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के और डार से बिछड़ी हुई बादलों के घेरे, ये सब पढ़ते हुए आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने आधुनिक समाज को, अपने आधुनिक देश को बहुत ही एंग्जाइटी के साथ समझना शुरू करते हैं। हमें बहुत आगे जाना है। मेरा अपना मानना है कि हमारा जो ये देश है ये अभी भी बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये पूरी तरह से बना हुआ देश नहीं है और इसमें बहुत सारी अभी उद्विग्नताएं हैं, हिंसा है, झूठ है, कंट्रोल का ऐसा सिस्टम है कि मेरा ख्याल है कि कहीं और नहीं होगा। और ये हमारी राजनीति को भी अफेक्ट कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह हम लोग एक अपूर्ण देश के बनते हुए नागरिक हैं जिनकी ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं इस देश को ठीक करने की। और जहाँ कहीं भी मौका मिले, जहाँ आपको लगे कि गलत हो रहा है, ज़रूर बोलना चाहिए, ज़रूर से चिन्हित करना चाहिए ताकि हम उसको सुधार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।